देखो जब लाइंस दो इंटरसेक्ट करती हैं ना तो दो एंगल्स बनते हैं एक्चुअली। एक को थीटा बोल रहे हैं, दूसरे को मान लो अल्फा बोल रहे हैं। ये वाली L1 लाइन है, ये वाली L2 लाइन। तो अब क्या होता है, जो थीटा एंगल है ना उसको हमने यहाँ पे एक्यूट लिया है, थीटा इज एक्यूट, इसीलिए मॉड लगाया है ताकि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो बाहर पॉजिटिव आए। और टैन थीटा अगर पॉजिटिव है तो थीटा 0 से 90 के बीच में होगा। तो थीटा यहाँ पे जो होगा वो अक्यूट होगा। अब किसी ने पूछ दिया ये अल्फा भी बताओ, अल्फा होगा एब्ट्यूज, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा होगी, वेर अल्फा जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ये हमने लास्ट टाइम पे जो किया था वही रिवाइज करा देते हैं जल्दी से। थीटा और अल्फा इस तरीके से निकालते हैं। अब इमेजिन करो लाइंस अगर पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है, ठीक है, अगर L1 इज पैरेलल टू L2 है तो जो स्लोप में रिलेशन होता है वो क्या आता है, M1 इक्वल टू M2। ये लाइन के स्लोप का रिलेशन आता है अगर लाइंस पैरेलल है तो। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, मान लो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो उन दोनों लाइंस के स्लोप का M1 into M2 -1। ये हमने लास्ट टाइम पे सब कुछ कर लिया है। अभी हम चलते हैं आगे। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो सारे करेंगे कि नहीं करेंगे वो देख लेंगे, डिस्कस सबको करेंगे, जो इजी लगेगा उसको छोड़ के आगे निकल लेंगे। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are this and this। तो क्वाड्रिलेटरल A B, ये रहा पॉइंट C और ये रहा पॉइंट D। इस क्वाड्रिलेटरल का पहले हमको प्लॉटिंग करना है, तो प्लॉट तो सब कर ही लो। डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ डिस्टेंस फार्मूला अब नहीं लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे नहीं चाहिए, साइड की लेंथ से हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड नहीं करते हैं। तो मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ। पॉइंट ए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये पॉइंट मान लो ए है। फिर बी जो है वो 0,7 एक्स एक्सिस पे यहाँ लाई कर गया, ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है। पॉइंट सी 5 - 5, एक्स पे 5 वाई पे -5, तो ये कहाँ पे होगा, इधर होगा कहीं मान लो सी। और पॉइंट डी होगा -4 -2, ये ऐसे कहीं हो गया। अब इन चारों को ज्वाइन कर लो इस तरीके से, तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाता है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट फिगर जब बनाओगे तो एक बार देख लेना वो रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, क्या है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसको 2 बार लगाना है। कोई भी एक डायगोनल मिला लो, ए सी या बी डी, कोई सी भी एक डायगोनल। ऊपर वाले ट्रायंगल में तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, ए बी सी पता है, तो Δ1 निकल जाएगा। Δ1 मतलब पहले ट्रायंगल का एरिया। फिर नीचे वाले ट्रायंगल का Δ2 ये भी निकल जाएगा क्योंकि हमको ए डी और सी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जब निकाल लोगे उसको ऐड कर लेना, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमको मिल जाएगा। आंसर निकाल लेना, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करोगे वो है हाफ मॉडुलस के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा। एरिया जो निकालोगे वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालोगे, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो बेटर रहेगा यूनिट स्क्वायर में निकालें। एरिया जो भी आएगा वो यूनिट स्क्वायर में निकालोगे दोनों ही ट्रायंगल्स का, और कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि दोनों के फॉर्मूले को हमने मॉडुलस के अंदर डाला हुआ है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, इन दोनों का सम। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बोलो क्लियर सबको, सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं यस सर। यस सर। है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 10th क्लास में करके आए हो। इतना चाहते हो तो कॉपी कर लो थोड़ा फास्ट, 1 मिनट के अंदर। जल्दी कॉपी करो, मैं मिटाऊंगा बिना पूछे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितने मिनट्स में सबका कॉपी हो जाएगा। आज मैं पूछताछ वाला काम नहीं करूंगा, तो जल्दी कॉपी करो, मैं अपने टाइम देख के मिटा दूंगा। एक कॉमन टाइम जिसमें सब कर लेंगे।
चलो नेक्स्ट। तो अगर छूट जाए तो फिर थोड़ा फास्ट चलो। क्वेश्चन नंबर 2, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड 2a lies along y-axis such that midpoint of the base is at origin. Find vertices of the triangle. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये हमारी कार्टेशियन प्लेन मान लो, एक्स और वाई एक्सिस हमारी, ये रहा ओरिजिन। फिर से पढ़ते हैं, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड 2a, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और साइड 2 है ना, तीनों साइड इक्वल होगी, सबको पता है। तो बेस इसका 2a साइड का है, लाइज अलोंग y एक्सिस, ओके, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। तो अगर बेस y एक्सिस पे लाई करता है तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा, वर्टिकल ट्रायंगल, ये मान लो b है, ये मान लो c है, इसका मिड पॉइंट कितना है, ओरिजिन है, और ये साइड की लेंथ है 2a। तो क्या बताओ मुझे, ये वाला पार्ट a और ये वाला पार्ट a नहीं होगा? अगर बेस कंप्लीट लेंथ 2a है और ओरिजिन इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट तो इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं? Yes, sir. अगर लेंथ 2a है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, अगर पूरी लेंथ हमारी 2a है तो ये वाला a हो गया, ये वाला a हो गया, तो 0 से ऊपर a यूनिट कट करो और यहाँ से नीचे a यूनिट कट करो, ये हो गया बेस हमारा, इसको b और c लिखो। अब आगे देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर कंप्लीट होगा तो एक पोजीशन तो उसका ये वाला हो सकता है ना, इधर हो सकता है, इसके ठीक पीछे यहां भी तो हो सकता है, ये दो पोजीशंस इसके हो सकते हैं, है ना। अब देखो, अगर मान लो ये ट्रायंगल हम बनाएं BC और इधर पॉइंट A ले लें, ये पॉइंट मान लो A है, ये वाला A है, ये मान लो D है, दो पोजीशंस होंगे। इसमें आगे क्या पूछता है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो एक वर्टेक्स तो ये B का हो गया, क्या हो गया, 0, A, पॉइंट B का, पॉइंट C का क्या हो गया, 0, -A। अब A और D बाकी है, ये समझ आ रहा ना, दोनों केसेस हो सकते हैं, मतलब ट्रायंगल ABC भी हो सकता है, DBC भी हो सकता है। सबको क्लियर है ये बात? Yes. Yes, sir. A का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? Yes, sir. ऑब्जेक्टिव की तरह इसको डील करेंगे। ये वाली लेंथ हम निकालते हैं। देखो ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये पॉइंट O है, तो ये वाली एक्चुअली एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाली एक्चुअली एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये √3 है, वो जो भी ये देखेंगे ये परपेंडिकुलर है। सबको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम मीडियन ड्रॉ करें तो वो सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर भी होता है और एंगल भी बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल है। तो इसका जो हाइट होगा ट्रायंगल का BC के अलोंग जो हाइट होगी वो एक्स एक्सिस खुद होगी। अब इस ट्रायंगल का बेस अगर 2a है तो ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है, कोई बता सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है? √3/2 इंटू साइड, ये होती है कि नहीं होती है? Yes. इसको नहीं पता, वो चलेगा, ट्रायंगल AB। हाइट जो हो गई वो √3/2 इंटू साइड कितनी है, 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया √3a। अब इसकी हाइट जो होगी a लेंथ की होनी चाहिए। तो देखो हमारा फाइनल फिगर 3 अराउंड 1.732 होता है, जो 2 से छोटा होता है, तो बेस से छोटी इसकी हाइट होगी। एक पॉइंट ये हो गया A, और दूसरी पॉसिबिलिटी इधर भी हो जाएगी, ये पॉइंट हो गया D। चलो अब ना इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हम लिखते हैं। फर्स्ट केस में A का वर्टेक्स, A का कोऑर्डिनेट होगा √3a, 0, B का होगा 0, A, और C का होगा 0, -A। सेकेंड केस में जब हमारा D ले रहे हैं तो ये हो गया -√3a, 0, माइनस क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे नेगेटिव हो जाएगा। B हो गया 0, A, और C हो गया 0, -A। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये कॉपी करोगे, रुक जाओ पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, एक साथ कॉपी कर लेना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P एंड Q दो पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट, where PQ is parallel to y axis। तो चलो एक काम करते हैं, PQ y axis के पैरेलल है, तो ये मान लो PQ लाइन हो गया। अब ये देखो P है, ये पॉइंट Q है, P का कोऑर्डिनेट x1 y1
और Q का x2 y2। तो कोई भी लाइन अगर इस तरीके से है y के पैरेलल, तो जो PQ की लेंथ होगी वो क्या होगी, y1 माइनस y2 ही तो होगी। PQ की लेंथ क्या होगी, y1 माइनस y2 होगी कि नहीं होगी, सोच के बताओ। हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो अगर समझ नहीं आ रहा हो तो PQ को नीचे x एक्सिस तक एक्सटेंड करो इस तरीके से m तक। अब बताओ PQ की लेंथ, तो क्या ये PM माइनस MQ होगा। तो PM हो गया y1 और MQ कितना हो गया y2। बोलो समझ आ रहा है, PQ की लेंथ y1 माइनस y2। Yes, sir. अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे Yes, sir. P का कोऑर्डिनेट x2 y2 भी तो हो सकता है। यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट x2 y2 भी हो सकता है। इसने बताया तो है नहीं कि कौन सा पॉइंट ऊपर है कौन सा पॉइंट नीचे है। तो एक्चुअली में जो पॉइंट ऊपर है उसका y कोऑर्डिनेट माइनस नीचे वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ये हमारा आंसर है। तो हमें पता नहीं है y1 ऊपर है कि y2 नीचे, y2 ऊपर है। कहने का मतलब अदर लैंग्वेज में हमें ये नहीं पता कि y1 बड़ा है कि y2 बड़ा है। तो हमें ये पता है इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। मॉड ले लेंगे तो मॉड ले लो, या एक और तरीका है जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है, PQ इक्वल टू y1 डिफरेंस y2, ऐसे लिख सकते हो। y1 डिफरेंस y2, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कौन, y1 y2 दोनों में से जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो सिमिलर का साइन होता है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स, वही साइन हम बना देते हैं। वैसे सही है। होता है कि डिफरेंस का मतलब इन दोनों में जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। या तो ये करो या फिर ये मॉड लगा दो। दूसरा वाला पार्ट मुझे लगता है कर लोगे, x के पैरेलल में क्या कर लोगे, ठीक है। तो ये दोनों कॉपी करो। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सिर्फ किया है। लिखो जल्दी। Question number 4. Find a point on the x-axis which is equidistant from point A and B. तो कोई पॉइंट है x एक्सिस पे जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। चलो ये मान लो पॉइंट P है जो x एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट x,0 ले लिया। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट P जो है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये PA और PB हमारी इक्वल है। A का कोऑर्डिनेट 7,6, B का कोऑर्डिनेट 3,4। तो यहाँ पे गिवन है PA इक्वल टू PB, दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने आ जाएगा। Yes, sir. फॉर्मूला कंपेयर कर लेंगे। हाँ, दोनों को निकाल के यहाँ पे इक्वेट कर लोगे, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स Equation solve. कट जाएगा, लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्लास 8th में चले जाएंगे। तो 4th कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप फाइंड करना है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो पहला पॉइंट मिला P, मान लो ओरिजिन है उसका फर्स्ट पॉइंट। देखो स्लोप फाइंड करने के लिए हमको 2 पॉइंट से कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स उस लाइन पे लाई करने चाहिए। तो फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, पहला पॉइंट तो ओरिजिन मिल गया, एंड दूसरा पॉइंट बताने की कोशिश, एंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड B। अच्छा P ऑलरेडी यूज कर चुका है ये, तो A ले लिया पहला पॉइंट ओरिजिन। अब देखो एक तो ये हो गया P एंड B, तो P का कोऑर्डिनेट हो गया 0,-4 और B का कोऑर्डिनेट हो गया 8,0। तो इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट से भी वो पास कर रहा है। इस पॉइंट को C मान लो। P और B का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट फार्मूला कराया था। सेक्शन फार्मूला। तो C का जो x कोऑर्डिनेट Sir, होगा, 4,-2. C का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 4, P और P के x कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा। तो ये हो गया 4 -2। A और C हो गया 4,-2। अब इसका स्लोप कैसे निकालोगे, तो इसको x1 y1 ले लो, इसको y2 - y1। m मतलब स्लोप ऑफ AC, फॉर्मूला लगाओ y2 - y1, -2 - 0 और 4 - 0 कितना आ गया, -1/2। कैलकुलेशन देख लो एक बार, -1/2। ये आंसर हो गया 5th पार्ट। बोलो क्लियर।
Yes. Yes, sir. जल्दी कॉपी करो। फोर्थ था, फोर्थ के लिए स्पेस छोड़ दोगे। सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया, अब चलो आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए, मतलब बिना डिस्टेंस फार्मूला यूज किए। पाइथागोरस में साइड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से। तो पाइथागोरस मना कर दिया, मतलब डिस्टेंस फार्मूला मना कर दिया। तो बिना उन दोनों को यूज किए ये बताओ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो एक काम करते हैं, देखो पहले मैं इस क्वेश्चन को भूल जाऊं। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। समझना ध्यान से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अगर ये राइट एंगल है तो ए बी और बी सी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, है ना। ए बी और बी सी जो लाइन है वो तो परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हम मेजर स्लोप निकाल लें ए बी का, वो कुछ आ गया। स्लोप निकाल लें बीसी का, वो कुछ आ गया। स्लोप निकाल लें एसी का, वो भी कुछ आएगा। तो इन दोनों में से अगर ए बी और बीसी परपेंडिकुलर होने वाले हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आएगा? -1, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता कौन सा किसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये तो हमने फिगर बनाया जिसमें ए बी बीसी के परपेंडिकुलर है। इस वाले क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि ए बी एसी पे परपेंडिकुलर हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन सा किस पे परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करते हैं, ए बी सी इन पॉइंट्स को डिसाइड कर लिया पहले। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ए का कोऑर्डिनेट मान लिया हमने 4,4, बी का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 3,5 और सी का कोऑर्डिनेट मान लिया -1,-1। तो हम स्लोप निकालते हैं ए बी का, फिर स्लोप निकालते हैं बीसी का और स्लोप निकालते हैं एसी का। इन तीनों का जब स्लोप निकाल लेंगे तो किसी भी दो का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया, किसी भी दो का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बोलो सही बात है? यस सर। ये हमें नहीं पता पॉइंट बी पे 90 है, ए पे 90 है या सी पे 90 है। तो तीनों निकालेंगे और तीनों में से किसी भी दो का प्रोडक्ट -1 चेक करेंगे। चलो निकालो पहले सारे का स्लोप। ए बी बी सी ए सी का स्लोप निकालो, फिर मैं पूछता हूँ एक एक करके। आरुष, आरुष यस सर। क्या मिला ए बी का स्लोप? सर ए बी का सर 1/-1। तो -1 मिलेगा। ए बी का स्लोप -1 मिल गया। सबको समझ आ रहा है ना? 5 - 4/3 - 4, ये हो गया Yes, -1। Yes, sir. बीसी का स्लोप आयुषी? Sir, 3/2. 3/2। एसी का स्लोप गीतन? क्या निकाल लो। सर 1 आ रहा है। अच्छा 1 आ रहा है। Yes, sir. हाँ सर। एसी का स्लोप 1 आ रहा है। हो चलो जाएगा। यहाँ पे क्लियर कट देख के कोई भी बता देगा ए बी और एसी का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। हाँ ऐसे लिखोगे एज स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू -1 इंटू +1, ये हो गया -1। तो ए बी और एसी का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया। तो फिगर अगर हम बना लें, ए बी और एसी को परपेंडिकुलर रखना है। तो देखो दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है? ए पॉइंट कॉमन है ना, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, सच दैट
ए बी और ए सी क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। तो सिर्फ इतना सा देख के हम बता सकते हैं कि जो पॉइंट कॉमन है वहीं पे एंगल 90 हमको मिल जाएगा और एबीसी राइट एंगल प्रूव हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल प्रूव करने के लिए बस एक एंगल 90 करना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं इसमें। क्वेश्चन 7, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो बात की बात है, पॉजिटिव डायरेक्शन हमारे लिए कम, तो स्लोप निकालना है एक लाइन का जो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं अभी, 1 मार्कर, मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, रियल क्वेश्चन से अभी पाला हमारा नहीं पड़ा है। चलो पहले फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। देखो यहाँ पे ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब y के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री के एंगल पे वो इंक्लाइंड है। तो पहली बात तो ये समझो, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंगल इस तरीके से मेजर करना है। तो y एक्सिस से स्टार्ट करके 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन, ऐसा नहीं हो, मैं बता दूं, लास्ट टाइम पे बताया था वैसे। ये लाइन है मान लो हमारी L। अब किसी ने बोल दिया x एक्सिस के साथ 60 पे इंक्लाइंड है, मान लो इसका इंक्लाइनेशन कितना बोल दिया, 60 डिग्री। लाइन का इंक्लाइनेशन इसने 60 डिग्री बोल दिया है। अब कैसे मेजर करेंगे, तो हम x एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और लाइन की तरफ एरो बनाएंगे। ओके, या तो इस साइड से करोगे या फिर इधर से ऑप्शन मिलेगा। एंगल मेजरमेंट जो स्टार्ट करोगे वो x एक्सिस से ही करोगे और लाइन पे एरो एंड करेगा। तो ये डायरेक्शन देखो, एक तो ये डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज जिसको हमने पॉजिटिव लिया है, और ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज जिसको हमने नेगेटिव लिया है। तो नेगेटिव एंगल्स को मेजर नहीं करना है, नेगेटिव मेथड जो है, नेगेटिव तरीके से एंगल को मेजर नहीं करना है। ये तो हो गया x के लिए। अब यही मेथड हमको y के लिए अप्लाई करना है। तो अगर इस कार्टेशियन प्लेन पे हम अपना लाइन फॉर्म करें, y जो है उसके साथ 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन है, तो कुछ फिगर मान लो कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरीके से। ये जो एंगल है y के साथ वो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? यस सर। 30 डिग्री होगा ना। चलो ये अगर 30 हो गया तो एक्चुअली हमें ये वाला एंगल चाहिए ना, x के साथ जो इंक्लाइनेशन है वो तो ये एंगल है थीटा। कोई मुझे हेल्प करेगा ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल? ये अगर 30 है तो ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं? मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाता हूँ। सर ऑब्ट्यूज हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कितना आएगा आंसर वो बताओ, अगर मैं बड़ा फिगर बनाऊं। सर 150। ये देखो कुछ ऐसा, ये एंगल 30 है, हमें ये वाला एंगल चाहिए। कोई बताए कैसे आएगा, क्योंकि यही एंगल x एक्सिस के साथ बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। 30 तो ये वाला एंगल है। चलो तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो, किसी को मिला आंसर तो वो बताओ जल्दी से, ये एंगल कितना होगा ये वाला? यस सर। कितना? सर 150। 150 करेक्ट। देखो ये 30 है तो ये भी 30 होगा ना, वर्टिकली अपोजिट। और ये 30 है, ये 90 है, तो इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल ये वाला है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये हाँ। 30 तो ये वाला 30 वर्टिकली अपोजिट, और ये 90, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है ये वाला। तो 90 और 30 तो 120 आ रहा है ना। बोलो 120 आ रहा है तो आयुषी? सर मैंने तो जो ऑब्ट्यूज एंगल 180 माइनस थीटा करके किया था मैंने। ये वाला तो 180 माइनस थीटा होगा, ये हो गया 150। बट उसकी बात नहीं हो रही है ना, ये वाला एंगल चाहिए। तो ये हो गया 120, थीटा हमारा 120 आ गया। अब उस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? इस लाइन का स्लोप निकालोगे m इक्वल टू tan 120। tan 120 का मतलब कैसे लिखोगे? tan 180 माइनस 60, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ये हो गया माइनस tan 60, मतलब आंसर माइनस √3। उसका आंसर कितना आ गया? माइनस √3। बोलो समझ आया? हाँ। यस सर। इसको कॉपी कर लो।
7 तक। Done, sir. सबका हो गया? Yes, sir. वेरी गुड, चलो सर आगे। डन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 7 तो हो गया, 8 देखो। 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉइंट a b एंड c आर कोलिनियर। एरिया 0 ले लेंगे ट्रायंगल का। नहीं नहीं, वो तो 10th क्लास में था, अब तो लंबा होता था। कर तो सकते हैं। देखो ये पॉइंट जो है ना ए बी सी कोलिनियर है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, तो ए बी का स्लोप जो होगा वही बी सी का स्लोप होगा। अच्छा वो भी कर सकते समझ रहे हो ना? अगर लाइन पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, तो मैंने उस दिन थोड़ा सा बताया था कि कोइंसिडेंट लाइंस को भी हम पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होते हैं, बट दोनों का स्लोप जो होता है ना वो इक्वल होता है। ये बोलने के लिए मैंने बोला था कि उन लाइंस को हम सेम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि उनका स्लोप सेम रहता है। तो लाइन पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो, उनका स्लोप क्या रहता है? सेम रहता है। हैं। तो यहाँ देखो, ए बी सी हमारे पॉइंट्स हैं, पहले हम ए बी का स्लोप निकालते हैं, फिर बी सी का निकालते हैं। एक्चुअली हम 3 निकाल सकते हैं, ए बी बी सी ए सी, कोई भी 2 निकाल लो जिसमें एक्स हमारा मिलना चाहिए। तो ऐसे लिखोगे, मेजरमेंट, मेजरमेंट नहीं है ये, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी, या तो ऐसे कर लो, या स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए सी, ऐसे कर लो, या स्लोप ऑफ लाइन बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए सी कर लो। तो इन तीनों में से कोई सा भी कर लोगे, हमारा एक्स मिल जाएगा, और स्लोप निकालना हमको आता है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना। 9th पे हम चलते हैं। ये देखो 9th, क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ देखो क्या क्या करना है, इसके लिए वो दिमाग से सोचना पड़ेगा। स्लोप के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बना कर दिया है, ए बी सी और डी। मैं इसके स्टेप्स लिख देता हूँ, घर पे इसको कंप्लीट कर लेना। सर देखो ये स्लोप लेंगे ना, पैरेलल होगा ना। वही वही स्लोप जो है ना, मतलब पैरेलल लाइंस का तो पता है हमको, ए बी और सी। Opposite sides का slope equal हो. वेरी नाइस। तो ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप इक्वल होना चाहिए, ए डी का स्लोप और बी सी का स्लोप इक्वल होना चाहिए, क्योंकि लाइंस पैरेलल हो जाएगी उससे। तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पार्ट ये करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी, ये करना पड़ेगा। फिर सेकंड पार्ट हमको ये करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ लाइन ए डी इक्वल टू ए डी बी सी। ये दो अगर तुमने कर दिया प्रूफ, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हम उसको पैरेललोग्राम ट्रीट कर लेंगे। अब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हैं, तो वो भी सही ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, -2, -1, बी का कोऑर्डिनेट 4, 0, सी का कोऑर्डिनेट जिस तरीके से लिखा है वही ऑर्डर में लिखेंगे, 3, 3, और डी का कोऑर्डिनेट -3, 2। ठीक है, तो ये 4 वर्टिसेस हमने ए बी सी डी ले लिए हैं, ये वाला ए बी सी और डी। इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करने के लिए उनके स्लोप्स इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो ए बी और सी डी को इक्वल दिखाओ स्लोप वाइज, और ए डी और बी सी, इन दोनों पेयर्स को इक्वल दिखाओगे तो हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, घर पे कर लोगे, बोलो हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा है, 8th और 9th का थोड़ा थोड़ा नोट डाउन कर लो, दोनों के लिए जगह छोड़ देना प्रॉपर।
सर हो गया। ओके, सबका हो गया? यप। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया ना? 10 देखो। टेन सबसे लास्ट में है, दिख रहा है ना? थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी ये वाली लाइन हो गई। इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, तो क्या इस लाइन का स्लोप निकाल ले, आंसर आ जाएगा? तो वो tan थीटा लगा देंगे ना। tan थीटा लग के आएगा तो वो स्लोप का इंक्लिनेशन निकाल ले, आंसर आ जाएगा। हाँ। मतलब जो स्लोप आएगा इस लाइन का उसको tan थीटा से इक्वेट करें और थीटा फाइंड कर लें। नहीं 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 सर, फॉर्मूला लगेगा ना एंगल के लिए, तो ये तो स्लोप आएगा ना बस। अरे तो एक्स एक्सिस के साथ ही तो बोल रहा है। वो क्या बात करते हो, ये जो लाइन है इसका स्लोप निकालेंगे हाँ तो जो सर। थीटा आएगा वो क्या होगा? एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं होगा इसका। हाँ हाँ सही है। यस सर। इस थीटा को क्या एक्स के साथ एंगल नहीं बोल सकते हैं? तो एक्स एक्सिस भी एक लाइन ही है, उसका स्लोप 0 होता है। तो इस लाइन का स्लोप निकालना है, सिंपल है कि नहीं? तो पॉइंट ए बी का स्लोप निकालो, लाइन ए बी का स्लोप निकालो। कैसे निकालोगे? -2 माइनस ऑफ -1, फॉर्मूला पहले लिख लेना, ठीक है? -2 माइनस ऑफ -1 अपॉन 4 - 3, ये कितना आ गया? -2 + 1 अपॉन 1, तो स्लोप आ गया -1। अब ये जो स्लोप है इसी फिगर में देख लो, तो स्लोप आ गया -1, मतलब इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? -1। इसका मतलब लाइन जो है कैसी है वो मैं बना देता हूं। एक्चुअली स्लोप अगर -1 है तो लाइन है ना एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी, क्योंकि tan 135 कितना होता है? -1। तो लाइन हमको ऐसे बनानी पड़ेगी। वो कैसे मालूम चल गया? देखो यहाँ पे m जो है वही हमारा tan थीटा होता है और उसकी वैल्यू -1 हो गई। तो tan थीटा -1 को क्या लिख सकते हो tan में? 180 - 45। -1 को tan में कितना लिखेंगे? tan 135, tan 135। 5। यहाँ पे थीटा हो गया 135, ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो गया। दोनों लाइंस के बीच का, पहले लाइन एक्स एक्सिस, दूसरी लाइन ये वाली, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 135 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी कर लोगे। सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। अब चलते हैं हम आगे। कितने क्वेश्चन है इसमें? 14। ठीक है, करते हैं एक एक करके, खत्म करेंगे आज। 11 देखो, हाँ सर। आज खत्म करेंगे। तो 11th, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। दो लाइंस हैं, मान लो L1 पहली लाइन है, उसका स्लोप m है, ये 11th हो रहा है, और L2 जो है वो दूसरी लाइन है, उसका स्लोप कितना होगा? 2m, क्योंकि इसने बोला है एक लाइन का स्लोप दूसरे के डबल है। तो दो लाइन L1 L2 मान लिया, L1 का स्लोप m हो गया, L2 का स्लोप 2m हो गया। If the tangent of the angle between them is 1/3, ये मान लिया कि लाइन L1 और L2 के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ओके, ये मान लिया L1 L2 के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल का टेंजेंट मतलब tan कितना है? थीटा। एंगल जो है वो थीटा है। तो अब ये बता रहा है इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब tan थीटा, tan थीटा कितना है? 1/3। अब tan थीटा की वैल्यू हमको पता है स्लोप के टर्म्स में। tan थीटा क्या होता है? m1 माइनस m1 minus m2 1 plus m1 m2। m1 into m2। tan थीटा को 1/3 रखेंगे। यहाँ देखो नीचे अरे सॉल्व माइनस प्लस 1/3 रखेंगे ना। बिल्कुल रखेंगे। इक्वल टू, पहले तो मॉडुलस के अंदर डाल दे वैल्यू, m - 2m अपॉन 1 प्लस m इंटू 2m। बोलो यहाँ तक ठीक है? यस। अब देखो क्या है कि मॉड के बाहर क्या आएगा, पहले देखो यहाँ तो मॉड अगर हटाएंगे हम तो 1/3 जो होगा वो प्लस माइनस बन जाएगा। मॉड जब हटाएंगे तो 1/3 प्लस माइनस हो जाएगा।
अब अंदर देखो मॉड के m माइनस 2m है जो नेगेटिव आ रहा है, बट नेगेटिव हमको रखना नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस हटा लेंगे ना, क्योंकि मॉड के अंदर है। तो मॉड के बाद आएगा 2m माइनस m हो गया m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। तो m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, एक बार इसको 1/3 से इक्वेट करके m निकालेंगे, फिर माइनस 1/3 दो केस ले लेंगे। करते हैं। तो पहले केस में हम ये करते हैं, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर को 1/3 रखते हैं। जरा यहाँ से m की दोनों वैल्यूज बता दो मुझे। और दूसरे केस में हम m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर को माइनस 1/3 रखते हैं। इन दोनों से m की दो दो वैल्यूज आएंगी, वो दोनों वैल्यूज मुझे बता दो, इस वाले से और इस वाले से। पहला वाला मिलेगा किसी को? मुझे तो मिल गया यार, m मिला 1 और 1/2। किसी को नहीं मिला? मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करने नहीं आ रहा है। आगे सर आगे। 1 और 1/2 आ रहा है ना सबका? यस इधर क्या आ रहा है? सर 1 और तो इधर मिल रहा है -1 और -1/2। किसको किसको मिल रहा है ये दोनों? ये मत बोलना मेरा नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है मेरे से, 10th की क्वाड्रेटिक याद नहीं है, हो गया सर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भूल गए। सर आ गया। सब बोलो, ये वैल्यू मिल रही है m की? यस सर। यस Yes, सर। sir. दूसरे में -1 -1/2। अब देखो आंसर कैसे निकालोगे। तो फर्स्ट केस में जब m 1 है, जब m 1 है फर्स्ट केस, तो क्या क्या होंगे, m और 2m, मतलब 1 और 2। अगर m हमारा 1/2 है तो स्लोप्स क्या क्या होंगे, 1/2 और 1, m और 2m। इसी तरीके से जब m हमारा -1 है तो स्लोप क्या क्या होगा, -1 और -2। और जब m -1/2 है तो स्लोप क्या होगा, -1/2 और -1। ये चार पेयर में हमारे आंसर्स आ जाएंगे। लिख लो इनको जल्दी। चलो अब एक बार में 12, 13 और 14 तीनों खत्म कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड h, k। इन दोनों से, दोनों पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा है, m जो है उनका स्लोप है, तो ये प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, m, और m होगा क्या, तो इन दोनों का स्लोप फाइंड कर लो, k माइनस y1 मतलब y2 माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, यही तो होगा स्लोप की वैल्यू। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k माइनस y1, ये m h माइनस x1, ये हमारा आंसर हो गया। यही प्रूफ करना था। 12 समझ आ गया, एक लाइन का था बस।
13. Question number 13. If 3 points A, B and C lie on a line, then prove this. देखो ये तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं, इनके स्लोप्स इक्वल होंगे. हाँ, स्लोप्स इक्वल होंगे. स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC. कोई भी ले सकते हो, AC भी ले सकते हो. निकालते हैं स्लोप. AB का स्लोप निकालो और BC का स्लोप निकालो. चलो, तो AB का स्लोप के लिए A और B का कोऑर्डिनेट B माइनस 0 अपॉन A माइनस H इक्वल टू BC का स्लोप क्या होगा? K माइनस B अपॉन माइनस A अपॉन 0 माइनस A. इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, रीअरेंजमेंट, सिंप्लीफिकेशन. चलो, तो ये बन गया B अपॉन A माइनस H इक्वल टू K माइनस B अपॉन A. क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस A नहीं होगा, माइनस A होगा. माइनस A है ना. ठीक ठीक. तो ये हो गया माइनस AB और A माइनस H इंटू K माइनस B. चलो, तो आगे चलते चले. AB माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई करो AK माइनस AB माइनस HK प्लस BH. गलत तो नहीं है? पर देख लो, कुछ गलत तो नहीं है. यही आ रहा है. ये माइनस AB माइनस AB काट लो, माइनस AB माइनस AB काट लो. ये देखो माइनस HK है ना, माइनस HK, इसको शिफ्ट करो LHS पे. इक्वेशन बन गई AK प्लस BH इक्वल टू HK. RHS में देखो 1 है. RHS में 1 कैसे आएगा? दोनों साइड पे HK से डिवाइड करोगे. तो HK से डिवाइड बैलेंस फॉर्म में करना है. तो यहाँ देखो K से K कैंसिल, ये हो गया A बाई H. H से H कैंसिल, B बाई K इक्वल टू 1. तो A बाई H प्लस B बाई K इक्वल टू 1, ये हमारा प्रूविंग था. 13th हो गया. 14 देखो, 1 मिनट का क्वेश्चन. 14th, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन इन द ग्राफ. ये ग्राफ में पॉपुलेशन लिखा हुआ है, ईयर और पॉपुलेशन साथ में लिखा है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में. फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन AB. तो फर्स्ट पार्ट में लाइन AB का स्लोप निकालना है. देखो, लाइन AB का स्लोप कैसे निकालोगे? 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985. कैलकुलेट सबसे हो जाएगा. ये स्लोप निकल गया. 1/2. पॉपुलेशन ईयर 2010. आगे जाके मान लो ये लाइन, ये पॉइंट है C, जिसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2010 है और y कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा है. जस्ट इमेजिन, x और y ले लेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी. अल्फा है मान लो. तो अब ये पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब स्लोप ऑफ BC भी सेम रहेगा अभी अभी जो निकाला है. तो ये वेक्टर कितना आ रहा है? 97 माइनस 5, ये हो गया 5 अपॉन 10. स्लोप 1/2 आ रहा है ना? हाँ सर, स्लोप तो 1/2. हाँ, तो इस 1/2 और BC का स्लोप क्या करोगे? अल्फा माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995, और इसको क्या रखोगे? 1/2. तो अल्फा माइनस 97 अपॉन 102. यहाँ से अल्फा फाइंड कर लोगे. अंदर आया. और 2010 गलत है. जो भी है देख लेना. 15 और ये कुछ कट कट के आएगा. तो अल्फा यहाँ से निकाल लोगे. बोलो, समझ आ गया साहब? यस सर. यस सर. लिखो. अब नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग 7 to 8. कोई मिस ना करे और सारे टाइम पे आ जाना. आज तो मेरी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था. तो ट्यूसडे हम मिलेंगे अब 7 to 8 AM और हम स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे. अभी तो ये कोऑर्डिनेट सेक्शन था पूरा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मतलब डिस्टेंस फार्मूला ये सब निकाला था, स्लोप फ्लो. अब ना अगली क्लास पे हम लाइंस किस किस फॉर्म की होती है वो सीखेंगे. कि 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, वो सब सीखेंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे. तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मिस नहीं करेगा. जल्दी कॉपी करो और मुझे बता के जा सकते हो.